सोचिए, कोई इंसान 1000 साल पहले ही धरती की घूमने की चाल, चांद की रोशनी और विज्ञान के राज समझ गया था। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, तब एक नाम था जिसने इल्म का दिया जलाया, अबू रेहान अल-बैरूनी। अल-बैरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, जो आज उज्बेकिस्तान में है, में हुआ था। वो एक बड़े मुस्लिम वैज्ञानिक, फिलोसफर, दार्शनिक, इतिहासकार और ज्योग्राफर, भूगोल के जानकार थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने, लिखने और खोज में लगा दी। उन्होंने कई विषयों में काम किया, जैसे एस्ट्रोनॉमी, तारों और ग्रहों की चाल, मैथमेटिक्स, गणित, फिजिक्स, भौतिकी, जियोलॉजी, पृथ्वी की बनावट और ज्योग्राफी, भूगोल। उन्होंने बिना किसी मशीन या सैटेलाइट के धरती की लंबाई, सरकमफ्रेंस का सही हिसाब लगाया। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, किताब उल हिंद, जो भारत की सभ्यता और धर्मों पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। आज हम जो भी जीपीएस या तारों से जुड़ी एप्स या फिजिक्स के नियम इस्तेमाल करते हैं, उनकी नींव रखने वालों में अल-बैरूनी भी हैं। उन्होंने कहा था, इल्म सबके लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म, देश या भाषा का हो। आज जब हमें सच, तर्क और ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हमें अल-बैरूनी जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर आते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट पर, और जो पहले इंडोलॉजिस्ट भी है। तो इनके बारे में आपके लिए ही दोनों टॉपिक नए हो गए, है ना। आप सोच रहे होंगे क्या टॉपिक है और ये कौन हो सकते हैं, तो इसके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन थे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट। समाज पर, मजहब पर, तमद्दुन पर, इंसान की जो है रहन सहन पर, उसकी जिंदगी पर बताया। और फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट बोले तो जिन्होंने इंडिया की स्टडी को, हिंदुस्तान की स्टडी को, मुताले को दुनिया के सामने लाया। तो ये कौन है? तो ये है अल-बैरूनी। अल-बैरूनी का नाम आपने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना हो और कुछ ने नहीं सुना हो, या किसी ने पढ़ा भी होगा। तो अल-बैरूनी कौन थे? आपने अब तक अल-बैरूनी के नाम ही सुना होगा। उनका पूरा नाम मैं आज आपको बताता हूँ। उनका नाम है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी, ये उनका पूरा नाम है। अल-बैरूनी को अल-बैरूनी क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उनके नाम के साथ अबू रेहान क्यों लगा हुआ है, ये भी आपको बताऊंगा। इससे पहले ये देखिए, अबू रेहान अल-बैरूनी के नाम पर जो तस्वीर पेश की जाती है, तो वो ये तस्वीर है, ये उनकी तस्वीर के तौर पर पेश की जाती है। हकीकत में उनकी है नहीं है, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। अलबत्ता जहां भी आप अबू रेहान अल-बैरूनी सर्च करोगे, उनकी ये तस्वीर भी आएगी। अबू रेहान अल-बैरूनी की पैदाइश जो है 4 सितंबर 973 में 73 ईस्वी को ख्वारिज्म का एक शहर है। मैंने आपको इससे पहले ख्वारिज्म इलाके के बारे में बताया था, है ना। तो वहां का एक शहर है कास नाम का, उसको काठ भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ कास कहते हैं। तो कास शहर के अतराफ में जो बस्तियां बसी हुई थी, जो उसके मज़ाफ़ात में जो बस्तियां थी, उसमें छोटी छोटी बस्तियां थी। वहां की एक बस्ती जिसका नाम बैरून था, उस बस्ती का नाम क्या था? बैरून। तो वहां पर इनकी पैदाइश, वहां पैदाइश बैरून नामी उस छोटी सी बस्ती में पैदाइश होने की बिना पर, विलादत होने की बिना पर इनको अल-बैरूनी कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना, अल-बैरूनी इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें उनकी लाइफ की मैं बताता हूँ। अबू रेहान अल-बैरूनी जो है वो नहायत गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, और ये कहिए कि यतीमी की जिंदगी वो जी रहे। वो जब छोटे से थे तो उनको फूल, पौधे, जड़ी बूटियां, ये चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। वो अपने देहात में, जंगलों में भी जाते, और चूंकि देहात जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुदरती मनाजिर होते हैं, वहां पर जंगलात होते हैं, पहाड़ अतराफ में, किसी देहात के अतराफ में पहाड़ भी होते। तो अबू रेहान अल-बैरूनी भी छोटे थे, वो जंगलों में चले जाते, वो पहाड़ों पर भी चले जाते और फूल पौधे जमा करते। वो फूलों का फूल जो है तोड़ तोड़ कर लाते थे और अपने घर में जो है उसको रख लेते, और जब खुशबू चलती तो वो उनका घर पूरा, उनका जो घर था वो महकने लगता। तो जब फूल तोड़ कर लाते थे और उसका वो गुलदस्ता बना जैसा, उसको एक इसमें डाल देते, एक बर्तन। इस बिना पर उनकी वालिदा उनको कहा करते, उनकी वालिदा ने उनको अबू रेहान कहना शुरू कर दिया। रेहान दरअसल में एक खुशबू को भी कहा जाता है, और एक गुलदस्ते, फूलों के गुलदस्ते को भी कहा जाता है। और खास तौर से उस गुलदस्ते को जो जब किसी नेक इंसान की डेथ होती है, इंतकाल होता है, तो फरिश्ते जो है उसके इस्तकबाल में जो गुलदस्ते लेकर आते हैं, उसके लिए भी वो रेहान नाम का होगा, ऐसा भी कहा जाता है। इसके अलावा रेहान जो है अरबी जुबान में खत भी है, फॉन्ट लिखने का। तो वो जो गुलदस्ते की बात चल रही, तो उनकी वालिदा इस बिना पर उनको अबू रेहान कहने लगी, तो उनके नाम के साथ अबू रेहान इसलिए लग गए। यही सिलसिला चलता था। ऐसे में फन में ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वैसे भी वो छोटा सा एक कारोबार करते थे, और जो है उनका उससे गुजर बसर चलता था। लेकिन जब उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, तो फिर हालात पेचीदा हो गए, मुश्किलात
आ गई तो उनकी वालिदा क्या करती थी कि जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़ कर लाती थी और वही बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। दोनों का जो है गुजर बसर होता था। तो यही सिलसिला चलता रहा। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो जंगल में इसी तरह अबू रेहान जंगल में गए और उन्होंने देखा कि एक शख्स है वो जड़ी बूटियां निकाल रहा है और जो है उसको तोड़ रहा है, दरख्त फूलों के पौधों को तोड़ रहा है। तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश, छोटा बच्चा है और एक बड़े शख्स को फूलों के पौधे तोड़ने से रोक रहा है। तो वो शख्स ने कहा कि तुम क्यों रोकना चाहते हो? तो उन्होंने शायद तुम्हें दिलचस्पी हो, तुम इनको पसंद करते हो, इनसे बहुत मोहब्बत करते हो। अबू रेहान अल बैरूनी ने कहा कि हाँ, मैं, बच्चे ने कहा कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इनसे, मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता। जो शख्स था वो दरअसल में यूनानी आलिम, वो बहुत खुश हुआ। उस बच्चे को उसने जो है अपने साथ लिया और उसको वो जब उसकी मुलाकात जो है उस यूनानी आलिम की मुलाकात अबू रेहान से होती रही तो उसने उनको इल्म नबातात सिखाया। इल्म नबातात तो उनको सिखाया, ये चीज उनको बचपन में मिल गई। और उस वक्त उनकी उम्र 11 साल की थी। तो 11 से 14 साल, 3 साल जो है वो 14 साल की उम्र तक वो यूनानी आलिम के साथ रहे। तो उन्होंने यूनानी और सीरियानी जुबानों से सीख ली, वो उसके माहिर हो गए। जब वो यूनानी आलिम ने जो है उनको नबातात का इल्म यूनानी और सीरियानी जुबानें सिखा दी, उसके बाद वो बच्चे से बड़ा मुतासिर भी हुआ कि उसके सीखने की रफ्तार बहुत तेज है और वो बहुत दिलचस्पी से सीख लेता है। तो उसने क्या किया कि उन्हें जो है अबू नसर मंसूर अली से मुलाकात करवाया, मिलाया। वो उस वक्त का जो है खारिज़मी का एक शहजादा भी था, लेकिन इल्म दोस्त था, इल्म का माहिर था। वो खुद जो है अबू नसर मंसूर अली फल्कियात और रियाजी का माहिर होता था उस जमाने का। तो वो अल बैरूनी को उनसे मिला दिया। अल बैरूनी अब उनकी सरपरस्ती में चले गए, उनसे सीखने लगे। तो अल बैरूनी ने अबू नसर मंसूर अली से फल्कियात सीखी, रियाजी सीखी। और उन्होंने क्या किया, अबू नसर मंसूर अली ने इनके लिए जो है एक वजीफे का इंतजाम कर दिया, एक घर का इंतजाम कर दिया। अब वो अपने इल्म के सफर पर तेजी से गामजन हो गए। अब वो बहुत तेज रफ्तारी से अपना मुताला और अपने इल्म सीखने में लग गए, पूरी तरह से यकसू हो गए। फिर यह हुआ कि अबू नसर मंसूर अली ने उनको जो है एक मशहूर रियाजी था उस जमाने का, जो मशहूर रियाजी था अब्दुस समद, उनसे मिलवाया। इस तरह अबू रेहान अल बैरूनी अब इनके भी शागिर्द हो गए। अब्दुस समद जो उस वक्त के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके वो शागिर्द हो गए, स्टूडेंट बन गए। फिर उन्होंने बचपन में, अब उनको रियाजी भी बहुत बड़े शख्स से सीखने को मिल रहा है, बड़े उस्ताद से सीखने को मिल रहा है, टीचर से। अब उन्होंने जो है बचपन में भी अगर उनके बारे में गौर करें तो उन्होंने कई सारी चीजें सीख ली थी, जिसमें उन्होंने फारसी, अरबी, सर्फ नहू, हिकमत, रियाजी और फल्कियात और दीगर उलूम भी उन्होंने काफी कुछ सीख ली। ये सब उन्होंने बचपन में ही सीख लिया। कहा जाता है कि 14, 15, 16 साल तक जो है वो इन चीजों को सीख ली। इसके बाद उनका जो अब इसके बाद उन्होंने अपने चीजों को आगे बढ़ाया। वो उस जमाने में खारिज़म में अबुल अब्बास मामून की हुकूमत थी और वो बहुत इल्म परवर शख्स था, इल्म वालों की कदर करता था और इल्म की अहमियत उसके पास थी। तो उसने जो है जब उनको इस अबू रेहान अल बैरूनी के बारे में पता चला तो वो उनके दरबार में बुलाए गए और वो वहाँ अबुल अब्बास मामून से जो है वाबस्ता हो गए, उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। अब इस तरह से जो ये खारिज़मी की बात चल रही, ये चलता रहा और वहां पर अब उनको इल्म के फरावानी और इल्म के मामले में वो जो है बहुत आगे बढ़ते रहे। इस वक्त में एक बहुत अहम बात उनके साथ हुई जो उनके इल्म तरक्की में और भी ज्यादा मददगार साबित हुई कि कुछ लोग थे उस जमाने में बहुत बड़े माहिर, वो उनके दोस्त थे, वो भी उसी जमाने में मौजूद थे और खास तौर से अबुल अब्बास मामून के दरबार में वो भी मौजूद थे। उनमें कौन कौन थे? तो अबू अली सीना, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ और जिनकी शख्सियत से यकीनन आप भी जो है मुतासिर होगे और बहुत कुछ सीखा होगा। अबू सुहेल मसीही, ये भी बहुत बड़े एक आलिम दीन थे, बहुत उलूम के माहिर थे। और इब्ने खुमार, तो ये भी बहुत बड़े एक्सपर्ट थे अपने सब्जेक्ट के। तो ये बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, ये तीनों भी जो है बहुत बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत थी, हर एक के अपने अलग उलूम पर महारत थी। तो ये उनके दौर के हैं, उनके साथ में यानी अब ये अबुल अब्बास मामून के दरबार में ये 4 बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद। अब आप समझ लो कि 4 इल्म के जो है बड़े बड़े अहले इल्म, बड़े बड़े एक्सपर्ट जब मिलते होंगे और उनके दरमियान में किस तरह की डिस्कशन होती होगी, एक दूसरे से किस तरह की जो है बहसों बहसें होते होंगे और तहकीक किस तरह से आगे वो बढ़ाते होंगे अपनी। तो इन लोगों की एक खास बात ये रही कि चारों को एक साथ भी रहने का मौका मिला, काफी वक्त मिला और उसमें उन्होंने एक दूसरे से सीखा। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि जो अबुल अब्बास मामून थे वो महमूद गजनवी से बहुत ज्यादा करीब थे, यानी वो जो महमूद गजनवी कहते उसको वो सुनते थे। तो महमूद गजनवी को जब पता चला कि अबुल अब्बास मामून के दरबार में 4 अहले इल्म मौजूद है, बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद है, तो महमूद गजनवी ने ये सोचा कि वो मुझे मेरे दरबार में होने चाहिए।
तो उन्होंने उनको बुलावा किया। अबुल अब्बास मामून से कहा कि वो उन चारों को मेरे दरबार में, तो उसमें से उन चारों में से जो है जब उनके सामने ये बात रखी गई, अबुल अब्बास मामून जो है महमूद गजनवी के फरमान को टाल नहीं सकता था, खौफजदा भी था, तो उसने जो है और इनकी कद्र भी करता था, तो इन पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, इनके सामने वो बात रखी कि आप सबको जो है महमूद गजनवी का बुलावा है, वो आपको अपने दरबार में चाहते। तो अबू अली सीना और अबू सुहेल मसीही, ये दो लोग जो है दो लोगों ने फैसला किया है कि हम उसके दरबार में जाएंगे नहीं, हम जो है किसी और जगह चले जाएंगे। और ये दोनों, मैंने इनके इसमें अबू अली सीना के बारे में आपको बताते हुए बात भी कहा, तो ये दोनों जो है चले गए, दरबार छोड़कर चले गए किसी दूसरे इलाके में, ये लोग चले गए खामोशी में, किसी को पता नहीं चला। और जो अलबैरूनी थे और इब्ने खुमार थे, ये दोनों ने फैसला किया कि हम महमूद गजनवी के दरबार में जाएंगे। तो ये दोनों लोग वहां चले गए। और जब महमूद गजनवी जो है महमूद गजनवी के दरबार से वाबस्ता हुए, तो काफी महमूद गजनवी क्योंकि वो सख्त मिजाज भी था, लेकिन इसके बाद भी वो इल्म दोस्त भी था, तो उसने जो है इनकी कदर की। एक ऐसा भी बयान किया जाता है कि महमूद गजनवी ने इनको मारना चाहा, तो इन्होंने कहा कि मैं इल्म नजूम का माहिर और बादशाह जो है नजूमी, बादशाहों को नजूमी की जरूरत होती, तो बादशाह ऐसा नहीं कर सकते। तो उसने जो है फिर उनको अपने दरबार से वाबस्ता कर लिया। ये भी बात कही जाती है अलबैरूनी के बारे में। जब वो उनके दरबार से वाबस्ता हो गए, तो एक मौके पर वो जो है 1017 ईस्वी में गजनी आए, और गजनी में आने के बाद वो उनका वहां पर कयाम हुआ, तो उन्होंने एक रसदगाह कायम, ऑब्जर्वेटरी उन्होंने कायम की, और फल्कियात का, मौसम का, आसमान का उन्होंने मुशाहिदा शुरू कर दिया और स्टडी शुरू कर दी। अब जो स्टडी उन्होंने शुरू की, उसके गैर मामूली असरात पड़े। मैं आपको वो बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ वहां पर हासिल किया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने हासिल की। तो इस तरह से उनका सफर जारी रहा। फिर उन्होंने जो है सुल्तान महमूद है, जो महमूद गजनवी के दरबार से वाबस्ता होने के बाद, जब सुल्तान महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद वो उनके बेटे मसूद के दरबार से वाबस्ता हो गए। मसूद जो है सुल्तान महमूद गजनवी जैसा माहिर जंगजू नहीं था, सिपह सालार नहीं था, हुक्मरान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो जो है इल्म दोस्त था और अहले इल्म की कदर करता था। तो सुल्तान मसूद के दरबार से वो वाबस्ता हो गए। इस बिना पर उन्होंने उस जमाने में सुल्तान मसूद के नाम पर अपनी एक किताब को जो है कानून मसूदी के नाम से उस सुल्तान के नाम पर मंसूब भी किया है। तो वो वहां भी वो उन्होंने अपना जो है दरबार से वाबस्ता की, और माश से जो उनको जो रिलैक्स मिला वहां पर, इस बिना पर भी उन्होंने बहुत सारे काम जारी रखे। अब जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी दरियाफ्तें की, ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए, जिसकी बिना पर आज तक लोग जो है अलबैरूनी को जानते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, उनकी कद्र करते हैं। तो मैं उसमें से कुछ एक बातें आपको बताता हूँ, वो तफसील के साथ में नहीं जाऊंगा, कुछ एक बातें आपको बताऊंगा, और उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलबैरूनी ने जो है नोयती वजन, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका तरीका भी उन्होंने मालूम किया। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे मालूम करते हैं, उसका तरीका उन्होंने दरियाफ्त किया। और उससे क्या होता है, जिससे मुख्तलिफ अजसाम के वजन का मुआवजा कर सकते हैं, ये उससे पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने, ये आपको तफसील में जाना है तो आप उसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने फिर फव्वारों का पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है, उस जमाने में जो है ये भी एक अपनी तहकीक थी, उन्होंने उस पर बताया। उन्होंने एक और बात वाज़ेह की कि जब बर्तन जो है एक दूसरे से मुत्तसिल हो, जुड़े हुए हो, तो मुख्तलिफ अशकाल बर्तनों में पानी अपनी सतह क्यों कर बराबर रखता है, उसमें पानी की सतह क्यों बराबर होती है मुख्तलिफ शक्लों वाले बर्तन में। तो उस बात को उन्होंने, ये साइंटिफिक चीज थी, उन्होंने उस हिसाब से बयान किया उसको। बहुत सरसरी गुजर रहे हैं मुझसे। जाविया को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाला जो इनकी तहकीक है, उन्होंने उसको बयान किया। फिर उन्होंने माए पर जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, और उनके तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम और पर रिसर्च की, और बताया कि वो जो मैंने बात आपको बताया पानी की मुख्तलिफ शक्लों वाली, तो वो उन्होंने उसको बयान किया है। इसके साथ सबसे बड़ी और अहम चीज उन्होंने जो बयान की है, जो तहकीक उनकी है, वो तो खैर वो उससे पहले की जो चीज है, वो आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो चीजें समझ जाएगी, जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको जो है मजीद तफसीलात भी उसकी मिल जाएगी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है उनका, ये आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जमीन का मुहित मालूम किया, सरकमफेरेंस मालूम, और जमीन अपने महवर पर घूमती है, वो भी उन्होंने बताया। लेकिन जमीन का महवर उस जमाने में कैसे मालूम किया, ये सोचने की बात। तो उनकी वो जो तरीका रहा, वो मुख्तसर में आपको बताता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए, अभी उस जमाने में उन्होंने जो जमीन का सरकमफेरेंस मालूम किया, उसकी मैं आपको क्या मालूम किया था, और आज नासा ने जो उसको किस तरह से मालूम किया और क्या मालूम किया है, मैं आपको बताता हूँ। कितना मामूली फर्क है, जबकि आज पूरी टेक्नोलॉजी, नासा जो
रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च सेंटर है। तो उसने आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद, जो उसने रेडियस मालूम किया है, जमीन का रेडियस जो मालूम किया है, वो कितना बताया है? 6371 किलोमीटर, नासा ने। और आज से 1000 साल पहले अलबेरूनी ने जमीन का रेडियस मालूम कर लिया था। और क्या मालूम किया था? देखो, आप हैरत में पड़ जाओगे। 6335, 6371 और यहाँ 6335, सिर्फ कुछ किलोमीटर का फर्क है, सिर्फ कुछ किलोमीटर का फर्क है। इतना एक्यूरेट मालूम किया उस जमाने में अलबेरूनी ने। तो क्या तरीका रहा होगा? आपके जहन में सवाल आ सकता है कि ये इसने पैमाइश, ये मेजरमेंट कैसे किया होगा जमीन के सरकमफेरेंस का, जबकि तो कोई वसाइल भी मौजूद नहीं थे, है ना, और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो फिर कैसे मालूम किया? तो उनका एक तरीका था। उन्होंने क्या किया, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि एक खुले मैदान में गए, सहरा में गए, वहां पर उनको जो है एक टीला जब उन्होंने देखा, वो उसकी तलाश में थे कि किस तरह से उसको मालूम करेंगे। तो उन्होंने इस तरह जो है एस्ट्रोलॉब जो बोलते हैं, एक आला है जिसके जो कांटे होते हैं उससे समत भी मालूम, उससे जो है पैमाइश करने में भी मदद ली उन्होंने। तो एस्ट्रोलॉब को उन्होंने रखा और एक टीला था, मैं आपको थोड़ा उसकी फिगर बनाकर बताता हूँ। एक मैदान में हो गए और एक टीला था, टेकड़ी, पहाड़ी छोटी सी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इससे दूर जाकर जो है इसका फासला नापा, ठीक है, उस एस्ट्रोलॉब के इस पर 0 डिग्री को लेकर। फिर उन्होंने इसका एंगल देखा और पहले तो उन्होंने क्या किया कि उस पहाड़ी की उन्होंने बुलंदी नापी, कितना ऊंचा है। तो उन्होंने θ1, θ2 इस तरह से उन्होंने जो है उसको मालूम किया। अब ये मालूम करने के बाद उन्होंने इसकी बुलंदी मालूम कर ली। क्या किया उन्होंने? इसकी ऊंचाई मालूम कर ली। ऊंचाई मालूम करने के बाद उनको एक चीज मिल गई। उसके बाद वो इस पर गए और इस पर से उन्होंने कुछ जाविये वगैरह बनाए, फिर दूर जाकर कुछ जाविये बनाए और ये देखे कि जमीन, आसमान कहाँ जमीन को झुकता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्होंने उसको 0 दर्जे पर लाकर उन्होंने इसको नापना चाहा। और उन्होंने लिखा है कि कई मर्तबा उनको जो है, कई दिन उनको इसके लिए लगे, वो देखते थे कि आसमान साफ है या नहीं है। जब आसमान साफ होता तो वो अपनी कोशिश में लग जाते। और एक नंदना किला भी था वहां पर, जहां पर जाकर उन्होंने इसकी कोशिश की। कहा जाता है कि 22-25 दिन वहां रहे और उन्होंने इसके एफर्ट्स लगाए। तो उन्होंने ऐसे कई एफर्ट्स लगाए इस तरह के, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर थोड़ा सा उसको समझा रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसे कई तरह की कोशिशें की और उसके बाद उन्होंने जमीन का जो है सरकमफेरेंस भी मालूम किया, उसका रेडियस मालूम कर लिया। 6335 जो है किलोमीटर उन्होंने जमीन का रेडियस मालूम। आप सोच सकते हैं कि कितने जो है कमाल दर्जे की महारत का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा जमीन के रेडियस को मालूम करने के लिए। इससे पहले क्या हुआ, इनके इस काम से पहले जो मामून और रशीद के जमाने में भी चूंकि इल्मी और तहकीकी काम बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर चल रहे थे और कई बड़े अहले इल्म वहां मौजूद थे, तो मामून और रशीद ने जो है उनको 2 माहिरीन को ये काम सौंपा था कि वो जमीन की पैमाइश करें। अंदाजा लगाइए 1100 साल पहले की बात, कि मामून और रशीद उनको एक काम सौंप रहे कि जमीन की पैमाइश करे, मेजरमेंट करे जमीन का। और उन्होंने सहरा में एक शुमाल की तरफ गए, एक जुनूब की तरफ गए और उन्होंने मालूम करने की उसको कोशिश की, जो भी उनके तरीका रहा होगा। तो उस जमाने में जो है एक तरफ वहां कोशिश हो रही थी, उसके बाद जो है इन्होंने अपनी कोशिश की। इनका और एक बड़ा कारनामा है, एक बहुत बड़ा इनका कारनामा, इन्होंने उस जमाने में जो है, ये ज्योग्राफी के भी जो है बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने उस जमाने में तुलुल बलद जो है मालूम, उस जमाने में शहरों का तुलुल बलद और तुल बलद जो मालूम करते ताकि सही लोकेशन मालूम हो सके, शहरों के महलों को मालूम हो सके। तो उन्होंने मालूम किया, जिसमें से कुछ शहरों के जो है यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर आपके सामने रखे गए कि उन्होंने इस तरह से जो है उनके बारे में लिखा है, कौन सा शहर का क्या तुलुल बलद है, ठीक है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा काम है। इसके साथ उन्होंने जो तसानीफ लिखी, जो तालीफात उनकी है, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो वो बहुत बड़े उनके इल्मी शाहकार हैं और उसके जरिए से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है, उनके उलूम जो है दुनिया को मिले। उनकी एक किताब है, किताबुल आसारुल बाकिया। तो ये आसारुल बाकिया से किताब मशहूर है। तो ये किताब उन्होंने जो है लिखी और इसको ये कहाँ पर लिखी, जरजान में उन्होंने लिखी। जरजान एक इलाका था, जरजान में उन्होंने लिखी। वहां के हुक्मरा के नाम पर उन्होंने उसको जो है मंसूब कर दिया। और वो वहां का हुक्मरा जो है इल्म नजम और रियाजी का जो बहुत माहिर भी था, तो उसके नाम पर उसकी दिलचस्पी के हिसाब से उन्होंने उसको लिखा भी। इसमें कौन कौन से मौजू है, तो इसमें इल्म नजम भी है, रियाजी भी है, इसके साथ साथ तारीखी, मजहबी, फलसफियाना इसमें बातें भी लिखी और ये तनकीदी अंदाज में,
ये किताब जो लिखी गई है तनकीदी अंदाज में है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब जो है उस दौर के अहम तारीखी, मजहबी और इल्मी मसाइल का एक तनकीदी तारीख बन गई थी। एक बहुत मशहूर किताब उस जमाने की ये हो गई थी। इसके साथ उनकी दूसरी तसनीफ देखें, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो है, मैंने कहा आपको ये इंडोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं, फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्या हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में पेश किया कि उनको जो है इंडोलॉजिस्ट कहा जाने लगा। तो उन्होंने यहाँ पंजाब के, वो महमूद गजनवी के जो है जमाने में यहाँ पंजाब के इलाके में आए, मतलब पंजाब बोले तो आज का पूरा पाकिस्तान, मौजूदा पंजाब हरियाणा वगैरह ये सारी रियासतें उसमें आती। तो वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के रस्म रिवाज, यहाँ के रसूमात और यहाँ के मजहबी शख्सियात से मुलाकात, यहाँ की जुबानें उन्होंने सीखी। और यहाँ की जो सबसे पेचीदा जुबान कही जाती थी संस्कृत जुबान, मुश्किल जुबान, तो उन्होंने उसको सीखा। और उस जमाने में जो है जुबान सीखना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो महमूद गजनवी और मुसलमानों को बहुत दुश्मन जानते थे। तो फिर ऐसे किसी फर्द से मिलना और उसको सिखाना उनके नजदीक खौफनाक बात थी। तो उन्होंने इसके बावजूद भी जो है कई चीजें सीख, वहां पर लोगों के दरमियान गए और उन्होंने उससे सीखा। तो उनकी पूरी किताब का नाम भी यहाँ लिखा है। और उन्होंने उस किताब में कौन सी बातें लिखी तो मैं उसको सरसरी बता देता हूँ। कदीम हिंदुस्तान की तारीख उन्होंने लिखी है, रसूम और रिवाज के बारे में उसमें लिखा है, मजहबी रिवायात और फिर तहजीबी और माशरती मालूमात उसमें लिखी उन्होंने। और ऐसे अंदाज में लिखी है कि आज तक उसको फॉलो किया जाता है। उस किताब को आज भी लोग पढ़ते हैं मुस्तनद मालूमात हासिल करने के लिए, ऑथेंटिक नॉलेज हासिल करने के लिए कदीम हिंदुस्तान की। तो ऐसे उन्होंने कई चीजों को लिखा। और एक खास बात उनकी इस किताब को लिखते हुए है कि वो इस बिना पर उन्होंने कुछ गलत चीजें नहीं उसमें शामिल कर दी कि भाई हम एक गैर कौम के बारे में लिख रहे, बल्कि उन्होंने बिल्कुल जो है तासुब से पाक होकर जो है उस किताब को लिखा। सही सही तज्जिए, सही सही तनकीद और सही सही जायजा उन्होंने पेश किया है। तो ये खास बात है। और ये किताब वो थी जिसने पहली मर्तबा जो है अरबी दान तबके में, चूंकि अरबी में लिखी गई थी तो अरबी दान तबके में जो है इस हिंदुस्तान की स्टडी को पेश किया। मैंने इससे पहले आपसे कहा कि वो मसूद के दरबार से वाबस्ता हुए थे और उन्होंने अपनी किताब को मसूद के नाम से मंसूब किया था। वो कानून मसूदी अल-बैरूनी की सबसे ज़ख़ीम किताब है। हाँ, उसमें जो है उन्होंने कौन से टॉपिक्स को किया तो उसमें रियाजी, नजूम, फल्कियात और साइंसी उलूम के मौज़ूआत उन्होंने कवर किए। ये किताब 1030 में उन्होंने लिखी, ये बात को आपने याद रखना। और उस जमाने में ये किताब का जो दर्जा था, ये किताब इस कदर आला दर्जे की थी, इस कदर मेयारी थी कि लोग ये कहते थे कि बतलिमोस की जो अल-मुजस्ता किताब है जिसके बारे में हमने इससे पहले भी देखा है, ये उससे किसी तरह भी कम नहीं थी, किसी दर्जे में भी उससे कम नहीं थी, बल्कि उसके बराबर का दर्जा रखने वाली, उसके बराबर का ये एक कीमती शाहकार थी। तो ये किताब और इसके अलावा उनकी ये सारी किताबें हैं और भी कई किताबें उन्होंने लिखी है। देखो मैं उनकी किताबों के नाम आगे बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने अपनी 50 साल तसनीफी जिंदगी में, यानी उन्होंने लिखने का काम जो है तकरीबन अपनी जिंदगी के 50 साल उसमें गुजारे। 50 साल जिंदगी में उन्होंने 160-150 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी और बड़ी बड़ी किताबें लिखी और शाहकार किताबें लिखी जो आज तक फॉलो की जाती है अपने इल्म के में। जो है लोग उसको जो है रिसोर्स के तौर पर, उसको जो है हवालाजात के तौर पर फॉलो करते हैं, मुस्तनद कंटेंट के तौर पर उसको जो है देखते हैं। तो 150 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी और जिनके सफ़ों की तादाद, अगर उन किताबों के सफ़ों की तादाद देखी जाए तो 20,000 से ज्यादा सफ़े उन्होंने लिखे अपनी 50 साल जिंदगी में, और वो भी अपने हाथों से। किताबें लिखने का काम उस वक्त जो है अपने हाथों से होता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक शख्स इतने तजुर्बात कर रहा है, फल्कियात के तजुर्बात कर रहा है, रियाजी में महारत पेश कर रहा है। रियाजी में भी उनके बहुत सारे कारनामे हैं, हमने नहीं देख पाए इसमें। तो इतने सारी चीजें वो कर रहा है, इसके साथ साथ वो अपने रोजाना के मुशाहदात और अपना जो कुछ हासिल कर रहा है उसको लिख भी रहा है, दुनिया को एक बड़े इल्म से वाकिफ कर रहा है। बहुत मसरूफ जिंदगी उन्होंने गुजारी होगी। इसके अलावा उनको कई शहरों में भी जाना पड़ा, जैसे मैं आपसे कहा कि पंजाब के पूरे सूबे में वो घूमते रहे, जरजान गए, इसके अलावा गजनी गए, फिर खारिज में, और इसके अलावा में भी कई जगह पर वो गए। उन्होंने जो किताबें लिखी वो किन मौज़ूआत पर है, किन टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर किए अपनी किताबों में, तो उसमें रियाजी है, हैयत है, तबैयात है, तारीख है, तमद्दुन है, इल्म आसार अतीकिया है, मज़ाहिब आला है, अर्दियात है, हयातियात है, कीमिया है और जुग्राफिया। ये सारे मौज़ूआत उन्होंने जो है अपनी किताब में कवर किए। और उस जमाने में उनको कई सारी जुबानें आती थी। कौन कौन सी जुबानें जानते थे? यूनानी, सिरियानी, अरबी, संस्कृत, फारसी और इब्रानी जुबान भी वो जानते थे। कहा जाता है कि इनके वो जो है एक्सपर्ट थे। इतनी सारी जुबानें, इतनी सारी तसनीफात, इतने सारी दरियाफ्त, इतने सारे कारनामे अंजाम देने के बाद और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बाद जो है अल-बैरूनी की जो है
वफात हुई वो 1048 ईस्वी का इंतकाल 1048 में हुआ। गजनैन में हुआ। गजनैन जो अफगानिस्तान का एक इलाका है, वहां पर उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर उनको दफन भी किया गया। और उनके लिए जो है ईरान से ये मुंसलिक थे, तो ईरान उस वक्त ईरान की हुकूमत में आते थे। उनके नाम पर जो उनकी इल्मी शख्सियत की कदर करते हुए, उनके इल्म की, उनकी सलाहियतों की, उनके कंट्रीब्यूशन की कदर करते हुए ईरान में जो है एक दिन मनाया जाता है इनके नाम से, अबू रेहान बैरूनी के नाम से एक दिन नाम बनाया जाता है। वो कौन सा है? अपने हिसाब से देखे तो 4 सितंबर है, उनके हिसाब से 13 शहरियों को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक अहम उनका वो रहा है। और उसके कारनामों का एतराफ करते हुए चांद पर जो है, चांद के एक दहाने का नाम अलबैरूनी क्रेटर भी रखा गया है। ये उनको सम्मान करने के लिए, उनका एजाज में उनके जो है किया गया। ये सब जो है बड़ी शख्सियत के हवाले से होता है, छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं होता है। और जो लोग बड़े होते हैं उनके कारनामों से हजारों बरस तक लोग फायदा उठाते हैं, समाज फायदा उठाता है। कई लोग जो उनसे सीखते रहते हैं, बरसों तक सीखते रहते हैं। यही काम अलबैरूनी के जरिए से भी हुआ। उनके जो है यूरोप में भी कई ट्रांसलेशन किए गए और उनसे कई चीजें जो है दुनिया ने सीखी। आखिर में एक बात इस हवाले से, इस वीडियो के हवाले से, जिस तरह से अलबैरूनी को हम देखते हैं कि वो फल्कियात को देखते हैं, फलक को देखते हैं, आसमान को मतलब देखते हैं, और मौसम को देखते हैं, पेड़ पौधों फूलों को देखते हैं, तो वो एक अलग नजर से उनको देखते हैं। और फिर बहुत कुछ दुनिया के सामने उनकी हकीकतें खोलकर रख देते हैं, जमीन के जो है रेडियस मालूम कर लेते हैं और चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से देखकर जो है कई तहकीकात पेश कर देते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने देखने के नजरिए को बदलें तो नजारे भी बदल जाते हैं। आप भी चीजों को कीजिए, अपने अतराफ की चीजों पर गौर कीजिए, है ना। और एक खास बात कि जो मैंने आपके उनके हमसर लोगों के बारे में कहा, उनके दोस्तों के बारे में, अहले इल्म दोस्तों को अपनाएं, पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं, उनको जो है अपना दोस्त बनाए। ऐसे लोगों से मुलाकात करते रहे जो इल्म के माहिर हैं, उनको जो है अपना साथी बनाए। अपने प्लान में इस बात को शामिल कर लीजिए कि उनसे भी कुछ मुलाकातें करते रहेंगे। और गलत दोस्तों से पहली फुर्सत में पीछा छुड़ा लीजिए, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना। तो या तो उनको सही कर दीजिए या फिर उनसे पीछा छुड़ा लीजिए, उनसे दूर हो जाइए और अपने हदफ की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपने प्लान को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आपके बारे में भी कई लोग जो है डिस्कशन करेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।